हेलो, वेलकम टू एपिक यूनिवर्सल एकेडमी। मेरा नाम है सूर्य यादव और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास का न्यू चैप्टर मैथ का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, दो चर में रैखिक समीकरण योग। अच्छा, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पेयर क्यों लगाया वो सब बताऊंगा। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, मतलब युग्म। और किसका युग्म? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के जोड़े के बारे में पढ़ेंगे। जोड़े का मतलब किस तरीके से कि लीनियर इक्वेशन जो होगी उसको हम दो दो समीकरण को लेके हम अपने इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। दो इक्वेशंस होगी उसको लेकर, क्योंकि पेयर का मतलब हो गया जोड़ा, मतलब दो इक्वेशंस होंगी और दोनों इक्वेशंस कैसी होंगी? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब दो चर में रैखिक समीकरण होगी। पूरे नाम का मतलब हम समझेंगे। देखो, पेयर का मतलब हो गया जोड़ा। पेयर का मतलब क्या हो गया? जोड़ा की मतलब दो इक्वेशंस होंगी। कितनी इक्वेशंस होंगी? दो इक्वेशन होंगी। और लीनियर का मतलब ये हो गया, लीनियर का इसका हिंदी मतलब है रैखिक। इस लीनियर का मतलब है उस समीकरण पे, इक्वेशन पे कोई पावर नहीं होगी। जैसे 2, 3, 4 कोई पावर नहीं देखने को मिलेगी इस चैप्टर में। इक्वेशन का मतलब ये है कि इस जो स्टेटमेंट होगी उस कथन में बराबर का साइन होगा। इन टू वेरिएबल मतलब दो चर। इस दो चर का मतलब है कि उसमें दो नंबर्स किस तरीके के होंगे? एक्स वाई होंगे, वाई जेड हो सकते हैं, मतलब इस तरीके के दो आपको नंबर देखने को मिलेंगे एक्स। तो इसकी स्टेटमेंट, जो जनरल स्टेटमेंट की बात करें तो वो होगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब इसको हम देखते हैं, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, या फिर हम बोलते हैं इसको व्यापक रूप, जनरल फॉर्म। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, व्यापक रूप बोल देते हैं। ठीक है, अब इस पर हम पूरी चीज को देखते हैं अच्छे से। जैसे मैंने बताया था पेयर, अभी पेयर को छोड़ दो, लीनियर इक्वेशन। लीनियर का मतलब हो गया रैखिक समीकरण, कोई पावर नहीं होनी चाहिए। क्या इस पे की कोई पावर है? किसी तरह 2, 3 कुछ नहीं है। ठीक है, इक्वेशन का मतलब बराबर का साइन होना चाहिए। ठीक है, टू वेरिएबल का मतलब एक एक्स भी है और एक वाई भी है। पेयर का मतलब हो गया इसी तरीके की दो इक्वेशंस के बारे में हम एक क्वेश्चन में दो इक्वेशंस को ले के पढ़ेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि इस तरह की दो इक्वेशंस होगी। कोई भी क्वेश्चन करेंगे ना, उस क्वेश्चन में इसी तरीके की दो इक्वेशन होगी, इसलिए उसको पता है किस तरीके से दिया गया। a1x प्लस b2y प्लस c1 b1 और यहाँ हो गया c1 बराबर में 0, और a2x b2y प्लस c2 बराबर में 0। मतलब दो इक्वेशंस के बारे में इस तरीके से पढ़ेंगे। अब ये जो मैंने दोनों इक्वेशंस, ये जो लिखा ना पूरा स्टेटमेंट, यही इस चैप्टर का मतलब है। क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर में रैखिक समीकरण। पेयर मतलब जोड़ा हो गया, इसका युग्म हो गया। दो चर हैं, एक्स है, वाई है, रैखिक कोई पावर नहीं है, समीकरण पावर है। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस के बारे में हम चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको फिलहाल मैं रफ करता हूँ। अब मान लो क्वेश्चंस में हमसे क्या क्या करवाएगा दो इक्वेशंस देकर। ठीक है, दो इक्वेशंस देकर हमसे क्या क्या करवाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, दो इक्वेशंस दे दिया आपको, मैं लिख देता हूँ a1x b1y c1 बराबर 0। दो इक्वेशन दे दिया आपको। आपको बोल सकता है इनका ग्राफ बनाना है। इनका क्या बनाना है? आपको ग्राफ बनाना है, या फिर इनके सॉल्यूशंस निकालें, इनका हल निकाल लें। तो सॉल्यूशंस की मैं बताऊंगा कैसे करेंगे, ग्राफ की मैं बताऊंगा कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसकी जो एक इक्वेशन है पहली, अगर मान लो मुझे इसका ग्राफ बनाना पड़ा, ठीक है, तो जो इसका ग्राफ बनेगा ना, वो बनेगा बिल्कुल एक सिंगल स्ट्रेट लाइन। मान लो ये ग्राफ अगर मैं इसका बनाने लगा, तो जो भी इसका ग्राफ बनेगा वो किसी भी तरीके से बनेगा। वो क्या बनेगा? इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बनेगा। वो कहीं भी हो, इस तरीके से हो, इस तरीके से हो, इस तरीके, किसी भी तरीके से बनेगा। वो कैसा होगा? एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में होगा। ठीक है, और मान लो दोनों के मैंने ग्राफ बना दिए। पहले थोड़ा ग्राफ के बारे में भी समझते हैं।
मैंने आपको पहले भी बताया होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं, मतलब मूल बिंदु बोलते हैं। अब मान लो इसका मैंने बना दिया इस तरीके से, इसकी लाइन गई और इसकी मैंने जो ग्राफ बनाया इसका, उसकी लाइन ऐसे गई और मतलब दोनों ग्राफ ने एक दूसरे को एक पॉइंट पे काट दिए, ठीक है। तो ग्राफ की कंडीशंस होगी कि दोनों जो इक्वेशंस हमारे पास होगी, समीकरण होगी, उसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा, मतलब एक दूसरे को दोनों काटेंगे, नहीं काटेंगे, या फिर क्या करेंगे, इस तरीके से स्टेटमेंट आपको जाननी पड़ेगी, ठीक। तो आप हमेशा याद रखना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर में रैखिक समीकरण का ग्राफ हमेशा कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। कैसा होता है? हमेशा स्ट्रेट लाइन में सीधी रेखा होगी, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो मान लो दो तीन तरीके से आपके ग्राफ बन सकते हैं। एक तो हो सकता है दोनों क्रॉस कर जाए, एक हो सकता है दोनों इस तरीके से पैरेलल, इसे बोलेंगे पैरेलल। एक हो कि मान लो पहले वाली इक्वेशन का भी ग्राफ ऐसी है और दूसरे का भी उसी लाइन, ऐसे दो एरो बना दे, तो जिससे समझ आएगा कि दो इक्वेशंस है, ठीक है। तो तीन तरीके से ग्राफ हो सकता है इन दो, मान लो दो इक्वेशन से, और उनका जो ग्राफ होगा इन तीन फॉर्म में हो सकता है। अब इसको बोलते हैं इंटरसेक्ट या फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस, प्रतिच्छेद रेखाएं, ठीक है। इसको बोलेंगे समांतर रेखाएं, मतलब पैरेलल लाइंस, ठीक है। इसको बोल सकते हैं कोइंसिडेंट, ठीक है, समपाती, तीन तरीके के ग्राफ होंगे। और इन तीन तरीके के ग्राफ से हम एक चीज़ और भी जानेंगे। अच्छा, जब हम इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना, तो सॉल्व करके हम इसके सॉल्यूशंस भी निकालते हैं, ग्राफ भी बनाते हैं। ग्राफ तीन तरीके से बन सकते हैं, ठीक है। तो आपको अगली वीडियो में ये भी हम पढ़ेंगे कि दोनों जो इक्वेशंस है उसका बिना ग्राफ बनाए हम कैसे जानेंगे कि उसका ग्राफ कैसा बनेगा। मतलब ग्राफ बनाना नहीं है हमें सिर्फ इन दोनों इक्वेशंस से बताना है उसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, वो बताना। उसके लिए एक टेबल आपको याद करनी पड़ेगी, वो आपको मैं सेकंड वीडियो में पढ़ाऊंगा उस टेबल के बारे में, ठीक है। और हम उस टेबल से ये भी बता पाएंगे इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करें या फिर इसके हल निकाले, इसके सॉल्यूशन निकाले, तो उसके सॉल्यूशन कितने निकलेंगे? एक निकलेंगे, दो निकलेंगे, बहुत सारे निकलेंगे। सॉल्यूशंस किसे बोलने में यहाँ पर, ठीक है। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद हमें x की वैल्यू मिलेगी, y की वैल्यू मिलेगी। x की वैल्यू मिलेगी 4 सपोज, और y की वैल्यू मिली 3, ठीक है। इससे ज़्यादा हम इसकी और वैल्यूज़ नहीं निकाल पा रही है, ये दो मिल रही है, ठीक है। एक x की वैल्यू 4 मिल रही है और y की वैल्यू क्या मिल रही है? 3 मिल रही है, ठीक है। तो इसका मतलब इसके एक हल हो गए, दो मिलेंगे तो दो हल, तीन मिलेंगे तीन हल। तो ज़्यादातर पता क्या होता है, एक हल मिलेगा या फिर बहुत सारे मिलेंगे या फिर कोई नहीं मिलेगा। तीन कंडीशंस यहाँ पर हमारे पास है कि एक हल मिलेगा, बहुत सारे मिलेंगे या फिर कोई सा नहीं मिलेगा। वो भी हम इन ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन से, निरूपण से समझ सकते हैं कि कैसे कितने मिले। अब दोनों लाइंस एक दूसरे को सिर्फ एक पॉइंट पे काट रही हैं, दोनों लाइन एक दूसरे को सिंगल पॉइंट पे काट रही है, इसका मतलब इसके एक हल होंगे। कितने हल होंगे? एक हल, वन सॉल्यूशन, या फिर इसको बोल देते हैं अद्वितीय हल। इंग्लिश में बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन, ये सब टेबल में लिखवाना ही, तो मैं आपको ऐसी बेसिक बता रहा हूं कि इसका दो इक्वेशंस का यूज कैसे कैसे हम पढ़ेंगे। ग्राफ बनवा भी सकता है, ग्राफ बनवा भी सकता है, या फिर हो सकता है बिना ग्राफ बनाए कहेगा कि इसका ग्राफ नेचर कैसा होगा, इसका सॉल्यूशंस जो इसके हल होंगे उसका नेचर कैसा होगा, कितने हल होंगे, कितने निकलेंगे, कितने नहीं निकलेंगे। दोनों ग्राफ एक दूसरे को कहीं नहीं काट रहा है, तो इस इक्वेशंस के भी कोई हल नहीं निकलेंगे, मतलब कोई भी x की वैल्यू नहीं निकलेगी, ना कोई y की निकलेगी। तो हम इसमें लिखेंगे नो सॉल्यूशंस, कोई हल
ठीक है। और इसकी कहानी क्या है, कोइंसिडेंट लाइन, दोनों लाइन एक दूसरे को हर पॉइंट पे काट रही है, लाइन जा रही है दूसरी के ऊपर बिल्कुल, दूसरी लाइन जा रही है, तो मतलब दोनों लाइन एक दूसरे को हर पॉइंट पे काट रही है। इसके बहुत सारे हल होंगे, अनंत हल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है ना। इसके कितने हल होंगे, बहुत सारे हल होंगे, ठीक है। तो इस चीज को हमें जानना था। दो इक्वेशंस होंगी, उनसे हम ग्राफ का नेचर बता सकते हैं, उसके लिए टेबल बताऊंगा, ठीक है, कि किस कंडीशन पे ये बोलेंगे, किस कंडीशंस पे ये बोलेंगे, किस कंडीशंस पे हम ये बोलेंगे, ठीक है। और मान लो अभी आगे का बता देता हूँ, सिर्फ इस चैप्टर, इस जो इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, इस चैप्टर में हम क्या क्या कैसे कैसे पढ़ेंगे। अब आपको दो इक्वेशंस मिल गई है और इन दोनों इक्वेशंस से हमें क्या निकालना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। अब एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए हम इनको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के यहाँ पर इसके 3 मेथड है, मेथड्स हैं, ठीक है। मेथड्स के नेम बताता हूँ मैं आपको, क्या बताता हूँ, मेथड्स के नेम बताता हूँ। पहला जो मेथड है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा मेथड है इलिमिनेशन मेथड, ठीक है। और जो तीसरा मेथड है वह है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। इन 3 मेथड से हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर निकल सकती है तो। अगर जिसका कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, उसके तो हम वैसे किसी भी मेथड से नहीं निकाल सकते, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, इसको बोलते हैं विलोपन विधि, और इसको बोलते हैं ब्रज गुणन विधि। तीनों में से आसान तो वो आपके ऊपर है कि कौन से आपको आसान लगेगी, ठीक है। लेकिन जो आसान रियल में मेथड है वो आपका सेकंड मेथड है, ठीक है। और हर जगह बिना क्वेश्चंस में बोले, चाहे क्वेश्चन बोले चाहे ना बोले, हम ये वाला मेथड लगाएंगे, एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि ये थोड़ा शॉर्ट रहता है और ये डायरेक्टली आसान इजी तरीके से हो जाता है तो ये भी इजी, लेकिन ये कभी कभी इसमें वैल्यूज जब बड़ी आ जाती है तो इसको थोड़ा करना डिफिकल्ट रहता है कैलकुलेशन के मामले में, ठीक है। और ये भी काफ़ी आसानी में, मतलब तीनों ही आसान है, हम सीखेंगे तीनों, हम तीनों मेथड सीखेंगे, लेकिन बहुत बड़ा चैप्टर है ये, 3.1 से लेकर 3.6 तक है। और स्टेटमेंट वाले जब इसके क्वेश्चन आएंगे, पहले बता दो, हम इसको पहले से अच्छे से सीख लेंगे। और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ये नहीं कि अब हर स्टेटमेंट में, मान लो इस तरीके से 2 इक्वेशन मिलेगी तो मैं आपको हर स्टेटमेंट में सॉल्व करना बताऊंगा, आपको सॉल्व करना आना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ सबका कम से कम एक क्वेश्चन हो सबके मैं 5-5 तो करा ही दूंगा, इसके 5 इसके 5 इसके 5, तो या फिर मतलब इसके 5 इसके 5 इसके 2, मतलब कितने भी हो जाए 3 4 5 तक तो कराने की कोशिश करूंगा कि हो जाए। लेकिन आई होप आप ना 2-2 क्वेश्चनों में ही सीख, ये वाला तो 1-2 क्वेश्चन भी सीख जाओगे। ये वाला जो थर्ड है इसमें कुछ नहीं है, एक तरीके से इसमें फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले में वैल्यू रखो आंसर आ जाता है, इसका तो ये मेथड है, ठीक है। बाकी इन दोनों में कैलकुलेशन वाला ज़्यादा है। तो सीख तो आप तीनों जाओगे, आसानी से सीख जाओगे, लेकिन जो हर जगह लगाना, बार बार लगाना, वो आपका कौन सा होगा, एलिमिनेशन मेथड होगा, ठीक है। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल थी। अब एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर कोई इक्वेशन है उसमें खाली x की वैल्यू है, y की वैल्यू नहीं है, जैसे कि दो, एक क्वेश्चन ये है, एक ये है, और जो ये वाली क्वेश्चन है उसमें क्या है कि ओनली y है, और इस वाली क्वेश्चन में ओनली x है। इसका भी ग्राफ बनेगा, इसका भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, लेकिन जो इसका ग्राफ होगा ना वो किसी के पैरेलल जाएगा। उस वाले में लीनियर इक्वेशन 2 वाले में तो ग्राफ मान लो ऐसा है, जरूरी है ऐसा भी जा सकता है, कैसा भी किसी भी तरीके से जा सकता है, ठीक है। लेकिन इस वाले में क्या है, एक पर्टिकुलर किसी एक्सिस का पैरेलल जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये है, ये आपका एक्स एक्सिस होता है और ये आपका वाई एक्सिस होता है, ठीक है। अगर ये y है, अगर इक्वेशन में y है
तो इसका जो भी ग्राफ होगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मान लो ये एक्स एक्सिस है तो इसके पैरेलल जाएगा, चाहे वो नीचे से हो के जा सकता है बिल्कुल पैरेलल, ये लाइन है इसके पैरेलल जाएगा, या फिर वो हो सकता है इस तरीके से बिल्कुल पैरेलल जाएगा। ठीक है, तो मैं लिखता हूं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इस बात का आप ध्यान रखना। और इसका होगा तो y के पैरेलल, तो पैरेलल टू x अक्ष के समांतर और y अक्ष के समांतर। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर लेंगे। तो ये बहुत हो गया इंट्रो, खत्म करते हैं इसका इंट्रो। और अब टेबल तो अगली में करने, 3.1 के जो क्वेश्चंस हैं उसको देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, अपनी बेटी से कहता है, क्या कहता है? 7 years ago, 7 साल पहले, I was 7 times as old as you were then। ठीक है, उसने अपनी पुत्री से क्या कहा? 7 साल पहले मैं तुमसे, मतलब अपनी पुत्री से कह रहा है मैं तुमसे 7 गुनी आयु ज़्यादा बड़ा था। जैसे कि अगर उसकी पुत्री 7 साल की है तो कितने का होगा आफ्ताब? 49 का, क्योंकि उसने कहा 7 गुना। ठीक है, अगर उसकी पुत्री 7 साल की है तो उसका 7 गुना कितना होगा? 7 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब आफ्ताब कितने का होगा? 49 साल का होगा। ठीक है, एज वाले क्वेश्चन में अगर पुत्री मतलब जो भी होगा, फादर का सन के साथ हो, फादर का डॉटर के साथ हो, मदर का डॉटर के साथ हो, मदर का सन के साथ हो, ऐसा जब भी रिलेशंस होगा बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चंस में, क्योंकि साफ पता लग रहा है मुझे कौन बड़ा है कौन छोटा। हमेशा फादर बड़ा होगा या मदर बड़ी होगी, बच्चे तो छोटे होंगे। जब फ्रेंड्स की बात आएगी वहाँ थोड़ी आपको दिक्कत हो जाएगी, लेकिन जब भी आपके फादर और मदर के क्वेश्चन आएंगे बच्चों के रिलेशंस के साथ, उसके लिए बहुत आसान है। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है, ये जो स्टेटमेंट यहाँ तक इसने बोल दी वहाँ से हम एक इक्वेशन बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद बोला 3 years फ्रॉम नाउ, इसका मतलब हो गया कि अब से 3 साल बाद आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल। ठीक है, उसने कहा 3 साल बाद, अब से प्रेजेंट एज की बात कर रहा है, मतलब 7 साल पहले जो बोला वो भी अब से 7 साल पहले की बात कर रहा है, और 3 साल बाद, अब से प्रेजेंट से 3 साल बाद मैं सिर्फ तुमसे कितनी गुनी आयु का? 3 गुना रह जाऊंगा। या फिर एग्जांपल ले, अगर वो 12 का, सॉरी लड़की जो होगी 12 की, तो पिता कितना होगा? 36 साल का, 3 गुना का होगा, जैसा भी हो। ठीक है, तो कह रहा है कि इस स्टेटमेंट जो मैंने बोली है उसको क्या करना है? रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। मतलब जो स्टेटमेंट उसने क्वेश्चन बोली उसको 2 तरीके से शो करना है, अलजेब्रिकली और ग्राफिकली, मतलब ग्राफीय और बीजगणितीय। ठीक है, बीजगणितीय का मतलब हो गया कि हमें क्वेश्चंस बना देनी है, वो हमारा हो गया अलजेब्रिकली। अगर हम दोनों की जो स्टेटमेंट की इक्वेशन बना दे, 2 इक्वेशन बना दे, तो उसको बोलेगा हम अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन, मतलब बीजगणितीय निरूपण। और ग्राफीय में क्या है? हमें ग्राफ में बस ये बताना होगा उन दोनों का ग्राफ कौन सा वाला बनेगा, जो भी बताया था। ठीक है, तो मैंने कहा था उसके लिए कंडीशंस है, वो मैं आपको बताऊंगा, मतलब सेकंड पार्ट में बताऊंगा कि कैसे। तो फिलहाल हम इसमें अलजेब्रिकली मतलब बीजगणितीय निरूपण मतलब इक्वेशंस बनाना सीखेंगे, कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे दोनों की प्रेजेंट एज की। माना आफ्ताब की वर्तमान आयु, मैंने माना x वर्ष, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब कितने? x ईयर्स। आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु। तो 2 चर का क्वेश्चन है, मतलब लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में है, तो x मान लिया, उसको क्या मान लूंगा? y वर्ष। द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर। दो स्टेटमेंट पहले आपको इस तरीके से लिखना होगा, ठीक है, कि क्या x है क्या y है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
80Q। अब आपको एज वाले क्वेश्चंस में जब भी इस तरीके से दो चैप्टर थर्ड में करोगे एज वाले, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, x बराबर y, फादर और डॉटर, ये फादर है और वो क्या है, डॉटर है। अब दोनों की मैंने परसेंटेज को इक्वल रखा, लेकिन जबकि दोनों की परसेंटेज इक्वल तो हो नहीं सकती, मैंने रख दिया। अब जैसे जैसे स्टेटमेंट बोला 7 साल बाद, सॉरी 7 साल पहले, तो 7 साल पहले ये भी 7 साल छोटा होगा और ये भी 7 साल पहले 7 साल छोटी होगी। तो आप दोनों की अब भी एज बराबर नहीं होगी, क्योंकि दोनों में 7 साल पहले ही चले गए, ठीक है। बड़ा तो कौन होगा, फादर होगा। तो उसने ये बोला था आफ्ताब ने कि मैं तुमसे कितने गुना, 7 गुना बड़ा हूँ। 7 साल पहले मैं कितना बड़ा हूँ, 7 गुना बड़ा हूँ। तो 7 से मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। उसने बोला 7 गुना, 7 टाइम्स। अगर 7 ज़्यादा बोलता कि 7 साल ज़्यादा तो 7 को जोड़ता, लेकिन उसने 7 टाइम्स, 7 गुना, तो मल्टीप्लाई करूंगा 7 से। लेकिन उसने कहा मैं तुमसे 7 गुना बड़ा हूँ, 7 गुना ये बड़ा है, तो हमें 7 से इसमें मल्टीप्लाई करनी। ऐसा नहीं कि इसमें मल्टीप्लाई करना है, ये ऑलरेडी बड़ा है। अगर मान लो एक तरफ 49 है, ये 7 है, अब ये 49 कहता है मैं तुमसे 7 गुना हूँ। 49 7 से पता क्या कह रहा है कि मैं तुमसे 7 गुना हूँ, तो इसका मतलब थोड़ी 7 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से इसमें करेंगे जो छोटा है, जो भी 49 बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। x माइनस 7, तो एज वाले क्वेश्चन वो बोलता ना 7 साल ज़्यादा, तब भी 7 उसमें जोड़ते, 5 साल ज़्यादा 5 उसमें जोड़ते। एज वाले क्वेश्चन में बहुत, मैंने कहा था ना फादर मदर डॉटर वाले में बहुत आसान है, जो छोटा है उसमें करना है, बच्चे ही तो छोटा होगा हमेशा, तो छोटे वाले में जो कितने गुना है वो करना बच्चे में, ठीक है। 7y और 7 सत्ते 49 माइनस का, इस 7 की दोनों से मल्टीप्लाई कर दी, तो 7y और 7 की 7 से 49, सबको एक तरफ कर लो, x माइनस 7 और ये इस तरफ आ गया तो कितना होगा, माइनस का 7y, इधर आ गया प्लस का 49। अब x माइनस का 7y, अब प्लस का 49 माइनस का 7, तो प्लस माइनस माइनस 42, 49 में से 7 गया तो 42 प्लस का एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है, दूसरी इक्वेशन। अब बोलता 3 साल बाद x प्लस 3 y प्लस 3, ठीक है। 3 गुना बोला है, 3 से मल्टीप्लाई इसमें करूँगा, बहुत सिंपल है ना, इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। x प्लस 3, ये हो गया 3y, 3 3 9, x प्लस 3, इधर आके माइनस का 3y, माइनस का 9, और ये हो गया x माइनस 3y, और ये आ गया माइनस का 6 बराबर में 0। अब 2 इक्वेशंस बन गए, इन दोनों इक्वेशंस को बोलेंगे अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, मतलब बीजगणितीय निरूपण। अब इसका ग्राफ बना दूंगा तो उसे बोलेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ग्राफ नहीं बनाएंगे, ग्राफ तो हम बाद में सीख लेंगे, ठीक है, लेकिन आपको स्टेटमेंट बनानी आनी चाहिए। अब बोलता है कि दोनों की एज निकालो, मतलब आफ्ताब की एज कितनी, उसकी पुत्री की एज कितनी, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे और दोनों से एक्स और वाई की वैल्यू निकालते, तो दोनों की मतलब एज निकल आती कि इसकी इतनी एज है, इसकी इतनी। लेकिन इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में हमें सिर्फ शो करना है, तो हमने शो करके दिखा दिया है। आगे एक्सरसाइज 3.3, 4, 5 इन सभी क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करने ही है, तो सॉल्व तो इसलिए इसमें नहीं करेंगे, स्टेटमेंट बनाना सीख लेंगे, ठीक है। इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक सेकंड रुकना जरा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसको रफ करता हूं, ठीक है। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम का कोच है, उसने बाय 3 बैट एंड 6 बॉल फॉर रेट 3,900, 3900 रुपये में क्या क्या खरीदा, 3 बैट खरीदे और 6 बॉल खरीदी। और बाद में उसने क्या करा कि शी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स फॉर सेम काइंड ऑफ रेट, कितने 1300 रुपये में खरीदे। उसने कहा बैट खरीदा, 1 बैट और 3 बॉल्स खरीदी 1300 में। तो रिप्रेजेंट दिस, वही सब करना है, तो करते हैं। अब कीमत की बात होगी इसमें, क्योंकि 3900 1300 में खरीदे, तो कीमत को लेके बात चल रही है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, माना
एक बैट, ठीक है, बैट को बल्ले बोलते हैं ना, माना एक बल्ले की कीमत x रुपये, कितने x रुपये, माना लेट कॉस्ट ऑफ वन बैट, तो एक बॉल या गेंद, एक गेंद की कीमत कितनी है y रुपये, कॉस्ट ऑफ वन बॉल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बहुत स्टेटमेंट सिंपल है ये तो। 3 बैट, एक बैट कितने का x का, तो 3 बैट कितने को देंगे 3x प्लस, उसके बाद बोला 6 बॉल, एक बॉल कितने की y की, तो 6 बॉल 6y बराबर में 39। इक्वेशन फर्स्ट बन गई। आप इसको चाहो इधर ला के लिख सकते हो माइनस 39 से, बनना कोई दिक्कत नहीं, स्टेटमेंट से ही। उसके बाद में बोला एक बल्ला, मतलब एक बैट खरीदा, तो एक के लिए x लिखूंगा, और कितने 3 बॉल्स, तो 3 बॉल्स के लिए 3y, कितने में 1300 में। इक्वेशन सेकंड, ठीक है, बस खत्म ये क्वेश्चन। आप क्या कर सकते हो इस वाले क्वेश्चन में, जैसे ये 3, 6, 3900 तीनों 3 की टेबल से कर सकते हो, तो आप तीनों को काट भी सकते हो इस तरीके से। तीनों को ये काटेंगे, यहाँ x बचेगा, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 1300 में। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। 2 इक्वेशन बन गई, आप बस इतना दोनों को सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब एक थर्ड क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, बाकी जब 3.2 पे आएंगे उसके लिए तो टेबल की जरूरत पड़ेगी। तो 3.2 में जो पहला सेकंड पार्ट बनाऊंगा उसमें पहले टेबल को एक्सप्लेन करूंगा पूरे अच्छे से, फिर हम 3.2 का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी 160। मतलब एक दिन 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर कितने रुपए का खरीदे, 160 के खरीदे। आफ्टर ए मंथ, एक महीने बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स 300 रुपए के खरीदे। बस यही करना है। तो माना 1 kg सेब का मूल्य कितना, x रुपये, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स, 1 kg अंगूर का मूल्य कितने y रुपये है, कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स, ठीक है। तो जैसे जैसे स्टेटमेंट बोले उस तरीके से करते हैं। 2 किलो सेब, 1 किलो सेब x का है, तो 2 किलो कितने का हो जाएगा 2x का। साथ में अंगूर भी खरीदे 1 किलो, 1 किलो अंगूर कितने के y रुपए के, कितने में खरीदे 160 में। बन गई क्वेश्चन फर्स्ट। एक महीने बाद क्या हुआ, 4 किलो सेब खरीद लिए, 2 किलो अंगूर खरीद लिए, कितने में 300 में। 2 से कैंसिल कर सकते हो, तो ये हो गया 2x, ये आएगा y और ये आएगा आपका 150, ठीक है। तो इसी तरीके से आपकी स्टेटमेंट तो बनाना आप सीख जाओगे, और आपको सीखना पड़ेगा, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट वाले, ठीक है। तो ये तो आपको जनरली मैंने बता दिया स्टेटमेंट ऐसे बनाते हैं, और बाकी इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन बताया मैंने। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, और नहीं आया तो वीडियो में जो भी रह गया है तो आप देखते के दोबारा समझ लेना। बाकी जो भी डाउट्स होंगे हो सकता है सेकंड वीडियो में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।